नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर पब्लिक सर्विस कमीशन में। आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएशन और अंडर ग्रेजुएशन लेवल की पीवाईक्यू सीरीज का आज जो हम है 14th पार्ट यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले जो है हमने 13 पार्ट जो है डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने उन 13 पार्ट्स को नहीं देखा है तो डेफिनेटली आपको वो 13 पार्ट्स पहले देखने चाहिए। बहुत सारा जो है एक्चुअल में स्टैटिक और जो करंट अफेयर से रिलेटेड डाटा है उसके अंदर करवाया गया है। और ये जो सारी पीडीएफ्स हैं, ये सारी पीडीएफ जो हैं आपको बिल्कुल फ्री में मिलने वाली हैं। बिल्कुल फ्री में जो है आपको कहाँ पर मिलेगी? हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से जो है आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे जो है डेली वाइज भी जो करंट अफेयर से जो पिक्स आती है वो मैं वहाँ पे जो है अपलोड करता रहता हूँ। तो उससे भी जो है आपको करंट अफेयर से भी रिलेटेड जो है बहुत सारी जो है जानकारी आपको मिलने वाली है टेलीग्राम पर। क्योंकि करंट अफेयर से जो क्वेश्चन है वो ज़्यादा पूछे जाते हैं। 10 से 12 क्वेश्चन जो है करंट अफेयर से रिलेटेड जो है आरआरबी एनटीपीसी में पूछे जाते हैं। तो आरआरबी एनटीपीसी के लिए करंट अफेयर जो पोर्शन है वो आपको अच्छे से करना बेहद जरूरी है। और इसके अंदर हम जो है जीके जीएस वाला पार्ट जो है डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि जीके जीएस आप सभी जानते हैं सीबीटी 1 के अंदर जो है सीबीटी 1 के अंदर जो है जीके जीएस जो है 40 मार्क्स की पूछे जाती है। इसी वजह से जो है ये जीके जीएस का पोर्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए आज के वीडियो सेशन की हम शुरुआत कर लेते हैं। कोई भी आपका डाउट है, क्वेरी है या कोई भी सजेशन है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो सेशन की शुरुआत कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर बोला गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है? तो आउटपुट डिवाइस जो है हमसे यहाँ पे पूछा गया है। तो आइए देख लेते हैं आउटपुट डिवाइस जो है क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले जो है देख लेते हैं माउस क्या है, हमारा आउटपुट डिवाइस है। मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकग्नाइजेशन, या फिर जिसको इंग्लिश में MICR बोलते हैं, ये हो जाएगा। ये भी हमारा जो है इनपुट डिवाइस है। ऑप्टिकल करेक्टर रीडर की बात करें, OICR की बात करें, तो ये भी जो है हमारा इनपुट डिवाइस हो जाएगा। तो ये तीनों हमारे इनपुट डिवाइस हो जाएंगे और जो प्रिंटर है वो हमारा आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। ऐसे जो है आपको ये क्वेश्चनों को हल करना पड़ेगा। चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड को देख लेते हैं, जिसके अंदर यूराल पर्वतमाला के बारे में पूछा गया है। यूराल पर्वतमाला डैश और डैश को अलग करती है। तो यूराल पर्वतमाला जो है किस किस को जो है अलग करती है? सबसे पहले आपको याद होना चाहिए यूराल पर्वतमाला जो है कहाँ कहाँ फैली हुई है। तो यूराल पर्वतमाला जो है रूस और कजाकिस्तान में फैली हुई है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यूराल पर्वत जो है, यूराल पर्वत है, ये हमारे तो क्यों कहेंगे रूस और कजाकिस्तान, रूस और कजाकिस्तान 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 देशों में जो है फैली हुई है। ठीक है, फैली हुई है ये रूस और कजाकिस्तान में फैली हुई है। अलग किसको किसको करती है? यूरोप और एशिया को अलग करती है। ठीक है, यूरोप और एशिया। ठीक है, यूरोप और एशिया। देखो यहाँ पे कहाँ पे मिलेगा, यूरोप और एशिया। ऑप्शन नंबर डी जो है, माफ़ कीजिएगा सेकंड नंबर का ना, ठीक है कोई नहीं, सेकंड नंबर का डी हो जाएगा। एशिया और यूरोप जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप मुझे ये बताएंगे जो है विश्व की सबसे गहरी झील, विश्व की सबसे गहरी झील झील कहाँ पर है? ठीक है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। ये क्वेश्चन जो है आप बताएंगे विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है। ठीक है, चलिए बताइए। उसके बाद हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड को। क्वेश्चन नंबर थर्ड में कहा गया है, अपने 100वें अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट मैच में दोहरा शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी का नाम क्या है? तो 100वें अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट मैच के दौरान जो है दोहरा शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी का जो नाम है वो क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएंगे जो रूट। तो जो रूट आप सभी जानते हैं किस देश की तरफ से खेलते हैं? तो ये इंग्लैंड की तरफ से खेलते हैं। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कौन सा जो खिलाड़ी है किस टीम के साथ खेलता है। और ये जो ब्रायन लारा है ये वेस्ट इंडीज की टीम के साथ खेलते थे, अब तो इन्होंने संन्यास ले चुका है वेस्ट इंडीज की टीम्स के साथ। ठीक है, रिकी पोंटिंग को तो आप सभी जानते होंगे, ये ऑस्ट्रेलिया की टीम के साथ खेलते थे।
ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से। और सचिन तेंदुलकर आप सभी जानते होंगे, ये हमारे प्यारे देश भारत से हैं। ठीक है, सचिन तेंदुलकर भारत से खेलते हैं। अब बात क्रिकेट की हुई है तो आपको जानना चाहिए आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिलिंग, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। इसकी स्थापना कब हुई थी? आईसीसी की स्थापना हुई थी 1909 के अंदर। ठीक है, ऐसे ही क्रिकेट की बात हुई है तो हमें बीसीसीआई के बारे में भी पता होना चाहिए। बीसीसीआई ऐसा बोर्ड है हमारा, भारत के जितने भी क्रिकेट मैच होते हैं उन सभी को जो है मैनेज बीसीसीआई करता है। बीसीसीआई की फुल फॉर्म हो जाएगी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना जो है 1928 में हुई थी। ये चीज़ें जो है आपको याद रखनी है, जितनी भी मैं स्टैटिक जीके आपको बता रहा हूं। ठीक है, उसके बाद हमें देखना है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया, भारतीय संविधान की किस धारा के अंतर्गत राज्य के अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा संबंधी दायित्व का जो है उल्लेख किया गया है? तो भारतीय संविधान की किस धारा के अंतर्गत जो है राज्य के अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा संबंधी दायित्व का जो है उल्लेख किया गया है? तो ये कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा? तो ये हो जाएंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है, इन्हीं के अंदर जो है राज्यों और अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा संबंधी दायित्वों का जो है उल्लेख किया गया है। और ये जो हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत हैं? तो ये हो जाएंगे हमारे अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में। ठीक है, 36 से 51 के बीच में हो जाएंगे। मौलिक अधिकार आप सभी जानते हैं अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक हैं? तो ये हमारे अनुच्छेद है 12 से 35 के बीच में। ठीक है, 12 से 35 के बीच में ये हो जाएंगे। मौलिक कर्तव्य किसके बीच में है? तो ये हमारे अनुच्छेद 51, कै लगा लो या ए लगा लो, एक ही बात है, कै के बीच में हो जाएंगे। तो ये अनुच्छेद भी आपको याद रखने हैं। इसके बाद आप 51 के बाद क्या आएगा? हमारा राष्ट्रपति आएगा। राष्ट्रपति कौन होता है? हमारे देश का प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? तो ये राष्ट्रपति जी हमारे अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं, अनुच्छेद 52 से 62 के बीच में। ऐसे ही आप याद रखेंगे, राष्ट्रपति के बाद हमारा जो द्वितीय जो नागरिक होता है वो कौन होता है? हमारे देश का द्वितीय सर्वोच्च नागरिक, तो वो होते हैं हमारे उपराष्ट्रपति जी। उपराष्ट्रपति जी हमारे किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? तो ये हमारे अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं, अनुच्छेद 53 से, माफ कीजिएगा, 63 से लेके 73 के बीच में। उसके बाद आपको जो है प्रधानमंत्री दिखेंगे 74 और 75 के बीच में। मैं बोल देता हूँ, कोई बात नहीं, लिखने में टाइम वेस्ट हो रहा है। 74 75 में हमारे प्रधानमंत्री आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद संसद आपको किस अनुच्छेद में देखने को मिलेगी? 79 अनुच्छेद में संसद देखने को मिलेगी। 80 के अंदर जो है अनुच्छेद 80 के अंदर राज्यसभा देखने को मिलेगी। और जो लोकसभा होगी वो अनुच्छेद 81 के अंदर आपको देखने को मिलेगी। ऐसी चीज़ों को जो है आपको याद रखना होगा। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो बुद्ध चरित नामक महाकाव्य किसने लिखा है? तो बुद्ध चरित जो महाकाव्य है ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है हमारे अशु घोष जी के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो ये बुद्ध चरित नामक महाकाव्य है ये किसके द्वारा लिखा गया है? अशु घोष के द्वारा लिखा गया है। और अशु घोष की प्रमुख रचनाओं के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो कोई भी रचनाएं पूछी जा सकती है आपसे, जरूरी नहीं है कि बुद्ध चरित ही आपसे पूछी जाए। इसीलिए मैं जो अशु घोष है इससे प्रमुख जितनी भी रचनाएं होंगी वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो अशु घोष की प्रमुख रचनाओं की बात करें तो कौन कौन सी हो जाएंगी अशु घोष की प्रमुख रचनाएं? तो अशु घोष की प्रमुख जो रचनाएं हैं वो हो जाएगी, पहली तो यही हो जाएगी बुद्ध चरित। ठीक है, पहली तो यही हो जाएगी बुद्ध चरित। सेकंड नंबर पे हो जाएगी सौंदरानंद काव्यम। सौंदरानंद काव्यम, ठीक है, सेकंड ये हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा? गंडी स्त्रोत गाथा। गंडी स्त्रोत गाथा। थर्ड नंबर पे आपको ये याद रखनी होगी। फोर्थ नंबर पे क्या याद रखेंगे? सारीपुत्र प्रकरणम। सारीपुत्र प्रकरणम, प्रकरणम, सारीपुत्र प्रकरणम। ठीक है, उसके बाद आप याद रखेंगे सारीपुत्र प्रेरक। सारीपुत्र प्रेरक। और एक और आप याद रख लेना सूत्र अलंकार। सूत्रालंकार कहेंगे इसको, सूत्रालंकार।
सूत्रालंकार। तो ये कुछ इनकी प्रमुख कविताएं थी या फिर काव्य, आप महाकाव्य बोल सकते हैं, अश्वघोष जी के। तो इनको भी आपको याद रखना है, जरूरी नहीं है आपको बुद्ध चरित ही आपसे पूछी जाए, आपसे ये भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन के अंदर कि जो ये है क्या पूछा, सूत्रालंकार महाकाव्य किसने लिखा है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, इसीलिए जो जो इनकी प्रमुख महाकाव्य थे वो मैंने आपको यहाँ पे बताने की कोशिश की है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है, वर्ष 2009 में भारत ने इनमें से किस देश के साथ एंटी माइक्रोबियल प्रतिरोध के क्षेत्र में सहयोग हेतु एक समझौते ज्ञापन पर जो है हस्ताक्षर किए हैं। ये चाहे तो आप छोड़ सकते हैं, काफी जो है करंट अफेयर से रिलेटेड है, इसमें जो है ज़्यादा कोई जानकारी नहीं मिलेगी क्योंकि ये वर्ष 2009 की बात यहाँ पे की गई है। क्वेश्चन नंबर 6 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये वर्ष 2009 में भारत ने स्वीडन के साथ जो है एंटी माइक्रोबियल प्रतिरोध के क्षेत्र में जो है सहयोग हेतु एक जो ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे, भारत और स्वीडन ने ये किया था। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 6 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसमें से आप क्या याद रख सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, इनकी मैं आपको जो है राजधानियाँ बता देता हूँ। देशों की राजधानी भी आपसे जो है पूछी जा सकती है, एसएससी की एग्जाम में जो है काफ़ी पूछी जाती है राजधानियां वगैरह भी। तो कोई बच्चा ऐसा है जो एसएससी की तैयारी कर रहा है तो उसको भी ये वीडियो जो है डेफिनेटली देखनी चाहिए, क्योंकि एसएससी में भी जो है जीके जीएस काफ़ी अच्छी पूछी जाती है और वहाँ पर भी जो बच्चों का जो है जीके जीएस में ही बुरा हाल होता है। तो इसके बाद जो है इस वीडियो सीरीज के बाद जो है हम एसएससी के लिए एक पीवाईक्यू सीरीज जो है शुरू करेंगे। आगे जो भी बड़ा एग्जाम होगा एसएससी का, या फिर आप बता दीजिएगा किस एसएससी के एग्जाम के लिए जो है हमें पीवाईक्यू सीरीज को स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है। तो अमेरिका की बात करें तो अमेरिका की राजधानी कौन सी हो जाएगी, वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी जो है इसकी राजधानी हो जाएगी। रूस की बात करें तो रूस की राजधानी हो जाएगी मॉस्को, ठीक है। रूस की राजधानी क्या हो जाएगी, रूस की राजधानी हो जाएगी मॉस्को। जापान की राजधानी क्या हो जाएगी, जापान की राजधानी हो जाएगी टोक्यो, ठीक है। जापान की राजधानी हो जाएगी टोक्यो। स्वीडन की राजधानी की बात करूं तो स्वीडन की राजधानी क्या हो जाएगी, स्टॉकहोम, ठीक है। स्वीडन की राजधानी हो जाएगी स्टॉकहोम, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है, मार्च 2019 में अहमदाबाद मेट्रो रेल सेवा के पहले चरण का उद्घाटन करते समय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च की गई स्वचालित किराया संग्रह गेटिंग प्रणाली का नाम क्या था। तो ये क्या गेटिंग प्रणाली का नाम था। तो क्वेश्चन नंबर ये जो 7 है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मार्च 2019 में अहमदाबाद में मेट्रो रेल सेवा के पहले चरण का उद्घाटन किया गया था। उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है स्वचालित किराया संग्रह गेटिंग प्रणाली, मतलब जो ऑटोमेटिकली जो आपका किराया है वो कट जाएगा, ऑनलाइन प्रणाली या फिर गेटिंग प्रणाली इनके द्वारा शुरू की गई थी। उसी प्रणाली का जो है यहाँ पे नाम पूछा गया है, तो उस प्रणाली का नाम क्या था, तो ये था स्वागत, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब यहाँ पे बात की गई है आयुष्मान भारत योजना। इस योजना के बारे में आपको ये याद रखना है, आयुष्मान भारत योजना को जो है कब लॉन्च किया गया था। तो आयुष्मान भारत योजना को जो है सितंबर 2018 में लॉन्च किया गया था, ठीक है। सितंबर 2018 में जो है इसको शुरू किया गया था, ठीक है। कहां से किया गया था, तो ये झारखंड से शुरू किया गया था, ठीक है। झारखंड से जो है इस स्कीम को शुरू किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है, डैश को किसी अन्य को अंतरित नहीं किया जा सकता और ये उस व्यक्ति की आय और लाभों पर आरोपित किए जाते हैं जो इनका भुगतान करता है। तो किस चीज को अन्य को अंतरित नहीं किया जा सकता और ये उस व्यक्ति की आय और लाभों पर अधिरोपित किए जाता है, मतलब कौन सी ऐसी चीज है जिसके उसके लाभ पर जो है लगाया जाता है या फिर उसकी इनकम पर लगाया जाता है, उसको क्या कहता है जो इनका भुगतान करता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये प्रत्यक्ष करों को किसी अन्य को अंतरित नहीं किया जा सकता और ये उस व्यक्ति की आय और लाभों पर अधिरोपित किए जाते हैं, यानी कि इनकम और प्रॉफिट पर जो है प्रत्यक्ष कर लगाए जाते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9 पर।
क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है इनमें से किसे भारतीय योजना का वास्तुकार कहा जाता है। तो भारतीय योजना का वास्तुकार जो है ये पीसी महालनोबिस को ही बोला जाता है। भारतीय योजना का वास्तुकार किसे बोला जाता है? पीसी महालनोबिस को बोला जाता है। इन्हें भारत में आधुनिक सांख्यिकी का जनक भी माना जाता है। ये कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ पीसी महालनोबिस के बारे में, इनसे जानकारी जो है कुछ पॉइंट्स आपको याद रखना। तो आधुनिक सांख्यिकी का जनक भी इनको बोला जाता है, आधुनिक सांख्यिकी ठीक है, आधुनिक सांख्यिकी का जनक माना जाता है। और उन्हें आर्किटेक्ट ऑफ इंडिया प्लानिंग के रूप में भी जाना जाता है, आर्किटेक्ट इंडिया, आर्किटेक्ट इंडियन प्लानिंग के रूप में भी इनको जाना जाता है। और महालनोबिस की दूसरी पंचवर्षीय योजना का मॉडल तीव्र औद्योगिकरण और सार्वजनिक क्षेत्र को सुदृढ़ करने पर केंद्रित था। यह भी आपको याद रखना है। महालनोबिस की दूसरी पंचवर्षीय योजना, महालनोबिस दूसरी पंचवर्षीय योजना तीव्र औद्योगिकीकरण और सार्वजनिक क्षेत्र को सुदृढ़ करना, औद्योगिकीकरण और क्षेत्र को सुदृढ़ केंद्रित था। ठीक है, ये पॉइंट्स आपको जो है याद रखने हैं। बात पंचवर्षीय योजना की आई है तो पंचवर्षीय योजना की मैं आपको बता देता हूं, यहां पे लिख देता हूं, पंचवर्षीय योजना। ठीक है, पंचवर्षीय योजना के बारे में आपको क्या जानना है? 1 सेकेंड, स्क्रीन को क्या हो गया, हिल क्यों नहीं रही है? ठीक है, पंचवर्षीय योजना के बारे में आपको क्या याद रखना है? पहली पंचवर्षीय योजना कब आई थी? ये आई थी 1951 के अंदर। ठीक है, आखिरी पंचवर्षीय योजना कब आई थी? ये आई थी आखिरी कब आई थी? ये आई थी 2012 से 17 के बीच में। ठीक है, 2012 से 17 के बीच में आई थी। टोटल कितनी पंचवर्षीय योजना आ चुकी हैं? 12 पंचवर्षीय योजनाएं आ चुकी हैं। उसके बाद आप क्या याद रख सकते हैं? जो पंचवर्षीय योजना को लागू करने का काम किसका था? योजना आयोग का। योजना आयोग का क्या काम होता था? पंचवर्षीय योजना को लागू करना। योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1950 को जो है इसकी स्थापना की गई थी। और इसके स्थान पर किसकी स्थापना की गई थी? यानी कि इसको डिसॉल्व कर दिया गया है अब योजना आयोग को। इसके स्थान पर किसकी स्थापना की गई है? नीति आयोग की स्थापना की गई है। ठीक है, नीति आयोग की स्थापना कब की गई है? तो ये की गई है, कब की गई है? 1 जनवरी 2015 को जो है इसकी स्थापना की गई है। इसके नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। यानी कि पहले जो इसके अध्यक्ष थे वो हमारे नरेंद्र मोदी थे। और जो उपाध्यक्ष की बात करूं तो उपाध्यक्ष इसके प्रथम कौन थे? तो इसके उपाध्यक्ष थे अरविंद पनगड़िया। अरविंद पनगड़िया। ठीक है, तो इतनी जानकारी आपको इस क्वेश्चन के बारे में होनी चाहिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है इनमें से किस रोग से पीड़ित रोगी नेत्रदान कर सकते हैं? तो किस रोग से पीड़ित जो कोई रोगी है वो नेत्रदान कर सकता है? तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो रेबीज रोग से पीड़ित जो व्यक्ति होता है वो नेत्रदान जो है कर सकता है। ठीक है, ये हो गया रेबीज की बीमारी। अब हम बात कर लेते हैं कुछ जीवाणु जनित रोग, जीवाणु।
ठीक है, ये जो मैं अभी बताने वाला हूँ इन्फॉर्मेशन, ये मैंने पिछली वीडियोस में भी बताई है, तो इसीलिए मैं बोलता हूँ जो पिछली वीडियोस है वो आपको देखनी बेहद जरूरी है। तो जीवाणु से कौन कौन से रोग होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। इससे क्या होता है, टिटनेस होता है एक तो। टिटनेस के बाद आप क्या याद रख सकते हैं, टाइफाइड याद रख सकते हैं, टाइफाइड। ठीक है, टाइफाइड होता है। और क्या याद रख सकते हैं, हैजा, या हैजा होता है इससे। जीवाणुओं से होने वाले रोग हैं ये, हैजा हो गया। क्षय रोग हो गया, टीबी बोलते हैं क्षय रोग को, क्षय रोग। ठीक है, क्षय रोग के बाद आप क्या याद रख सकते हैं, निमोनिया याद रख सकते हैं, निमोनिया। निमोनिया, निमोनिया कैसे लिखेंगे, निमोनिया, अरे 1 सेकेंड, निमोनिया। ठीक है, निमोनिया के बाद आप क्या याद रख सकते हैं, डिप्थीरिया याद रख सकते हैं, डिप्थीरिया। ठीक है, डिप्थीरिया याद रख सकते हैं। उसके बाद आप क्या याद रख सकते हैं, उसके बाद आप प्लेग याद रख सकते हैं, लेप्रोसी याद रख सकते हैं, प्लेग हो गया। ठीक है, ये जो इंपॉर्टेंट बताए हैं मैंने, ये आपको याद रखने, जीवाणु से होते हैं। अब कुछ हम देख लेते हैं विषाणु से होने वाले रोग। ये तो हमने बात कर ली जीवाणुओं से कौन कौन से रोग होते हैं, अब हम बात कर लेते हैं विषाणुओं से कौन कौन से रोग होते हैं। तो विषाणुओं से जो रोग होते हैं वो होती है, चेचक हो गया। थोड़ी सी तबीयत खराब है, जुकाम आपको थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट कर रहा होगा, माफ़ी चाहता हूँ इसके लिए, जुकाम हुआ पड़ा है। खैर, चेचक बोलते हैं इसको। विषाणु से होने वाले रोगों में कौन कौन सा प्रमुख है, चेचक हो गया, खसरा हो गया, एड्स हो गया। ठीक है, और क्या हो सकता है इसके अंदर, पोलियो हो गया। पोलियो के बाद इन्फ्लुएंजा हो गया, इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा। ठीक है, ये देख लेना, थोड़ा सा गलती हो सकती है भाई वर्ड्स में। ठीक है, उसके बाद और क्या याद रख सकते हैं आप, सॉर्स हो गया। ठीक है, ये कुछ मैंने बता दिए इसके विषाणुओं के। ठीक है, ये आपको याद रखने हैं। ठीक है, जीवाणु से होने वाले रोग और विषाणु होने से वाले रोग, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया है, स्तूप में निर्मित छज्जे जैसी संरचना को क्या कहा जाता है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है, स्तूप किसके उसमें बनवाए गए थे काल में सबसे ज्यादा, तो ये अशोक के द्वारा बनवाए गए थे भाई। ठीक है, अशोक के द्वारा बनवाए गए थे स्तूप। और अशोक किस वंश से संबंधित है, तो ये मौर्य वंश से संबंधित है भाई। ठीक है, मौर्य वंश से। मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी, चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा इसकी जो है स्थापना की गई थी। इनके उत्तराधिकारी का नाम क्या था, चंद्रगुप्त मौर्य जी के उत्तराधिकारी का नाम था बिंदुसार, बिंदुसार। और बिंदुसार के उत्तराधिकारी का नाम क्या था, अशोक था। यानी कि जो ये अशोक महान थे, ये किसके पोते थे, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के जो है पोते थे। और चंद्रगुप्त मौर्य को जो है राजा किसने बनाया था, या फिर किसका अहम योगदान था, तो ये चाणक्य का योगदान था। ठीक है, चाणक्य का ये योगदान था। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये करके बताएंगे, चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है किस शासन का जो है अंत किया था, या फिर किस वंश का जो है अंत किया था। धनानंद को इन्होंने मारा था, चलिए मैं आपको ये बता ही देता हूं, धनानंद ने इनको मारा था, मतलब माफ कीजिएगा, धनानंद को जो है इन्होंने मारा था चंद्रगुप्त मौर्य ने। आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे जो ये धनानंद था ये किस वंश से संबंध रखता था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, ये इसका आंसर तो रह ही गया। क्वेश्चन नंबर 11 का जो है ये राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो स्तूप में जो निर्मित छज्जे जैसी संरचना होती है उसको हर्मिका जो है कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया है, इनमें से किस योजना का आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण मिशन में विलय कर दिया गया है। तो इनमें से कौन सी योजना है जिसका विलय जो है आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण मिशन में जो है कर दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजना का जो विलय है वो जो है आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण मिशन में कर दिया गया है। और जो ये आम आदमी बीमा योजना है, कहाँ पे दिख रही है आपको, यहाँ पे दिख रही है आम आदमी बीमा योजना। इसकी शुरुआत कब हुई थी, इसकी शुरुआत हुई थी 2 अक्टूबर 2007 में जो है इस योजना को जो है लागू किया गया था। उसके बाद आपको क्या देखने को मिलेगा, जनश्री बीमा योजना। जनश्री बीमा योजना कब लागू की गई थी, तो ये सन 2000 में जो है लॉन्च की गई थी। ऐसे जो है आपको याद रखनी है। इन क्वेश्चनों को लेने का जो करंट अफेयर के ये 2018-19 का करंट अफेयर आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 12 में। यहाँ पे इस क्वेश्चन को मैंने ऐड इसलिए किया है जिससे जो ये स्कीम्स हैं इनके लॉन्च ईयर को जो है मैं आपको बता सकूं। आई होप यू अंडरस्टैंड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया है जोंक या फिर लीच किस संघ से संबंध रखते हैं। तो ये जो जोंक होता है ये किस संघ से संबंध रखता है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एनेलिडा संघ से संबंध रखता है जोंक। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया है दक्षिण भारत में स्थित इनमें से कौन सी पहाड़ियों की चोटी डोडा बेटा है। तो देख लेते हैं भाई, डोडा बेटा जो है ये जो डोडा बेटा सर्वोच्च चोटी है ये किन पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नीलगिरी पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी का नाम क्या हो जाएगा, डोडा बेटा इसका नाम हो जाएगा। बात करें जयंतिया की पहाड़ियां, तो ये जयंतिया की पहाड़ियां कहां पर अवस्थित है, ये मेघालय के अंदर अवस्थित है। ठीक है, मेघालय के अंदर जो है ये जयंतिया की पहाड़ियां अवस्थित है। अन्नामलाई पहाड़ियां कहां पर अवस्थित है, तो अन्नामलाई जो पहाड़ी है ये तमिलनाडु में अवस्थित है, तमिलनाडु में। ठीक है, अन्नामलाई पहाड़ी जो है तमिलनाडु और केरल की सीमा पर अवस्थित है। ये दोनों ही आप याद रख लेना, कोई बात नहीं, तमिलनाडु और केरल। तमिलनाडु और केरल की सीमा पर अवस्थित है। उसके बाद हम बात करें इलायची की पहाड़ी, तो इलायची की पहाड़ियां जो है ये कहां पर अवस्थित है, तो दक्षिण पश्चिम तमिलनाडु और दक्षिण पूर्व केरल में पश्चिमी घाट में स्थित है। आप सीधा सा याद रखना, पश्चिमी घाट में ये इलायची की पहाड़ियां अवस्थित है। ठीक है, पश्चिमी घाट में। ठीक है, ये इलायची की पहाड़ियां अवस्थित है। उसके बाद आप क्या याद रख सकते हैं, आपको सिर्फ इतना याद रखना है, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल राज्य की सीमा पर स्थित है कौन सी पहाड़ी, नीलगिरी की पहाड़ियां। 3 राज्यों में फैली हुई है नीलगिरी की पहाड़ियां। कहां कहां फैली हुई है, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल। मैं लिख लेता हूं, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल, इन 3 राज्यों में ये फैली हुई है। कौन फैली हुई है, नीलगिरी पहाड़ियां। ठीक है, ये नीलगिरी पहाड़ियां यहां फैली हुई है। और ये किसका हिस्सा है, पूर्वी घाट का हिस्सा है या फिर पश्चिमी घाट का हिस्सा है, तो ये पश्चिमी घाट का हिस्सा है, ये भी आपको याद रखना है, पश्चिमी घाट का हिस्सा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है मसाई जनजाति कहाँ पाई जाती है। तो मसाई जनजाति जो है तो ये भाई अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है उसके अंदर पाई जाती है मसाई जनजाति। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16 में बोला गया भारत के राजनीतिक प्रयासों का लक्ष्य स्वराज था, दादा भाई नौरोजी ने इस लक्ष्य की घोषणा कब की थी। तो भारत के राजनीतिक प्रयासों का लक्ष्य क्या था, स्वराज था। और दादा भाई नौरोजी ने इस लक्ष्य की घोषणा कब की थी। क्वेश्चन नंबर 16 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कलकत्ता अधिवेशन 1906 में जो है ये घोषणा की गई थी। आप सभी जानते हैं 1905 अधिवेशन को किस लिए जाना जाता है, क्योंकि 1905 में जो है बंगाल का विभाजन किया गया था। ठीक है, बंगाल का विभाजन किया गया था। उसके बाद आप सभी जानते हैं भारतीय राष्ट्रीय जो ये कांग्रेस था इसकी स्थापना कब हुई थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसकी स्थापना हुई थी दिसंबर 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, इनके बारे में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में जो है मैं जितने भी इंपॉर्टेंट अधिवेशन थे वो पिछली वीडियोस में बता चुका हूं। आई होप आपने वो वीडियोस देखी होगी, नहीं देखी है तो डेफिनेटली आपको जो है देखना चाहिए। बहुत सारे जो अधिवेशन है वो किस स्थान पर हुए, किन्होंने जो है उनकी अध्यक्षता की, इंपॉर्टेंट अधिवेशन बताए हैं जिन अधिवेशनों से इंपॉर्टेंट जो है वो प्रॉब्लम्स जुड़ी हुई थी या फिर क्या उनके अंदर इंपॉर्टेंट हुआ था। तो आई होप आपने वो वीडियोस देखी होंगी, नहीं देखी है तो डेफिनेटली आप उन वीडियोस को देखिएगा। डेफिनेटली आपको जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन अध्यक्षों के बारे में बहुत सारी जानकारियां हो जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला गया है इनमें से कौन सी प्रणाली विकसित करने के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और फ्रांस स्पेस एजेंसी CNES, तो आपको याद रखना है भाई भारत की स्पेस एजेंसी कौन सी है, इसरो की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और फ्रांस की स्पेस एजेंसी कौन सी है, CNES। इन्होंने मार्च 2019 में बेंगलुरु में एक अनुबंध हस्ताक्षरित किया था। तो ये भाई कौन सी प्रणाली विकसित करने के लिए जो है बेंगलुरु में एक अनुबंध पर जो है
हस्ताक्षर किए थे। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्पेस बेस्ड मैरीटाइम सर्विलांस सिस्टम का जो है विकसित करने के लिए प्रणाली को 2019 में जो है ये हस्ताक्षर किए गए थे। अब बात इसरो की आई है, तो जो भारत के इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस है मैं उनके बारे में आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ठीक है, बात कर लेते हैं इसरो की। इसरो की स्थापना कब हुई थी? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है इसकी स्थापना हो जाएगी, और इसकी जो स्थापना हुई थी वो अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, अगस्त 1969 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पे हो जाएगा? बेंगलोर में इसका मुख्यालय हो जाएगा। ठीक है, बेंगलोर में जो है इसका मुख्यालय हो जाएगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं डीआरडीओ। डीआरडीओ के बारे में भी आपने सुना होगा। डीआरडीओ की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1958 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। किसकी स्थापना हुई थी? डीआरडीओ की स्थापना जो है 1958 में हुई थी। मुख्यालय हो जाएगा नई दिल्ली के अंदर। ठीक है, नई दिल्ली के अंदर इसका मुख्यालय हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं सीएसआईआर। सीएसआईआर की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? तो इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। इसकी स्थापना कब हुई थी? सितंबर 1942 में इसकी स्थापना हुई थी। सितंबर 1942 में सबसे पहले स्थापना ही 1900 मतलब सीएसआईआर की स्थापना हुई थी। और 1942 से आपको कुछ याद आ रहा है? एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है आंदोलन हुआ था 1942 में। कौन सा हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन। ऐसे ही चीजों को रिलेट करके आपको याद रखना होगा। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1942 में हुआ था, और इसका जो लीड किया था वो महात्मा गांधी ने किया था। और प्रसिद्ध फेमस नारा 1942 में महात्मा गांधी ने दिया था, करो या मरो का नारा दिया था। ठीक है, करो या मरो का नारा दिया था। ठीक है, उसके बाद आप क्या याद रख सकते हैं? सीएसआईआर की स्थापना होगी है ना। इतनी जानकारी आपको इस क्वेश्चन के बारे में होनी चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 में बोला गया है, इनमें से कौन सा कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में मौजूद एकमात्र अधात्विक पदार्थ है? तो कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा ब्रोमीन। तो ब्रोमीन जो है कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में मौजूद एकमात्र अधात्विक पदार्थ होता है। धात्विक पदार्थ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, डिब्रू सेखोवा की बात हुई है, तो डिब्रू सेखोवा जो है भाई कहाँ पे हो जाएगा? ये असम हो जाएगा। डिब्रू आपको जहाँ भी नाम दिखे तो ये असम जो है रिलेट करता है वर्ड से। तो डिब्रू सेखोवा जैव संरक्षित क्षेत्र कहाँ पर अवस्थित है? राइट ऑप्शन हो जाएगा असम के अंदर। ठीक है, और डिब्रू के अंदर जो है कौन कौन से इसके अंदर जो है राष्ट्रीय उद्यान है? तो सेखोवा हो जाएगा, एक तो डिब्रू सेखोवा हो गया, एक नामेरी हो जाएगा, नामेरी हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? ओरंग हो जाएगा। ठीक है, ओरंग हो जाएगा। ये राष्ट्रीय उद्यान है, असम में स्थित है। ये असम के राष्ट्रीय उद्यान बता रहा हूं मैं आपको, असम के राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, असम के राष्ट्रीय उद्यान बता दिए। एक तो डिब्रू सैखोवा हो गया, एक नामेरी हो गया, और एक ओरंग हो गया। ठीक है, इन तीनों को आप याद रखेंगे। और 1997 में डिब्रू सैखोवा को बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में नामित किया गया था। तो डिब्रू सैखोवा को जो है यहाँ पे लिख देता हूं मैं, कोई बात नहीं, डिब्रू सैखोवा को, ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व घोषित कब किया गया? तो ये बायोस्फीयर रिजर्व जो है कब घोषित किया गया था? 1997 में जो है बायोस्फीयर रिजर्व इसको घोषित किया गया था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 20 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया, पिंडर नदी इनमें से किस स्थान पर अलकनंदा से मिलती है? तो पिंडर नदी जो है इनमें से किस स्थान पर अलकनंदा से मिलती है? राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कर्ण प्रयाग में जो है अलकनंदा से ये मिलती है पिंडर नदी। अब पिंडर नदी के बारे में आपको क्या याद रखना है? पिंडर नदी का उद्गम स्थान आप याद रखना, उद्गम स्थल, उद्गम स्थल। तो पिंडर नदी का उद्गम स्थल कौन सा हो जाएगा? तो ये उत्तराखंड के बागेश्वर जिला है। उत्तराखंड में बागेश्वर जिला, उत्तराखंड
बागेश्वर जिला। उत्तराखंड का बागेश्वर जिला है, वहां पर एक स्थान है, ग्लेशियर है। कौन सा ग्लेशियर है? उत्तराखंड के जो बागेश्वर जिला है उसमें पिंडारी ग्लेशियर है। पिंडारी ग्लेशियर, यहीं से जो है ये पिंडारी नदी निकलती है। बाकी आप जानते ही हैं गंगा के बारे में। गंगा कहाँ से निकलती है? उत्तराखंड के गंगोत्री से निकलती है। गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती हैं। और भागीरथी और गंगा का जब मिलन होता है, क्या था? भागीरथी। भागीरथी कहाँ गया? भागीरथी और अलकनंदा। इनके मिलन को गंगा कहते हैं। ठीक है, कहते हैं। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताएंगे किस स्थान पर भागीरथी और अलकनंदा मिलती हैं जहां पर इनको गंगा बोला जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 21 में बोला गया है चीनी के अल्कोहल में रूपांतरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो चीनी के अल्कोहल में रूपांतरण की प्रक्रिया को जो है क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है किण्वन प्रक्रिया बोला जाता है। ठीक है, चीनी के अल्कोहल में रूपांतरण की प्रक्रिया को किण्वन बोला जाता है। ठीक है, ये साइंस से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 22 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कहा गया है? मनरेगा बोला गया है। मनरेगा योजना के अंतर्गत निम्न में से किस आधार की गारंटी दी गई है? तो काम के आधार की गारंटी दी गई है। कितने दिन के काम के आधार की गारंटी है? 100 दिनों के काम के 100 दिनों के काम की गारंटी है, 100 दिनों के काम की। ठीक है, अगर कोई बंदा इसके अंदर रजिस्ट्रेशन करवाता है और उसको 15 से 20 दिन के बीच में अगर काम नहीं मिलता है तो वो किसका हकदार होगा? बेरोजगारी भत्ते का हकदार होगा। बेरोजगारी भत्ते का भी हकदार होगा। इतनी जानकारी आपको रखनी है। उसके बाद आपको क्या याद रखना है? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जो है अगस्त 2005 में जो है संसद ने पारित किया था और फरवरी 2006 को इसको लागू किया गया था। ठीक है, संसद ने कब पारित किया था? संसद ने पारित किया था 2005 में। लागू कब हुआ? 2006 में। ठीक है, ये दोनों भी चीजें आप याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। संयुक्त राष्ट्र के बारे में तो आई थिंक बहुत बार बता चुका हूं। महासचिव इनमें से किस देश से संबंधित है? तो संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान जो महासचिव हैं वो किस देश से संबंध रखते हैं? क्वेश्चन नंबर 23 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये पुर्तगाल से संबंध जो है इनका है। एंटोनियो गुटेरेस वर्तमान में भी है, ये पुर्तगाल से ही है। एंटोनियो गुटेरेस, एंटोनियो गुटेरस। ठीक है, गुटेरस। तो एंटोनियो गुटेरेस जो है ये वर्तमान में भी संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं। महासचिव, ठीक है, महासचिव हैं। और संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की बात करूं तो बहुत बार आपको जो है मैं बता चुका हूं। स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। ठीक है, 1945 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पे हो जाएगा? न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय हो जाएगा। न्यूयॉर्क में जो है इसका मुख्यालय हो जाएगा। और इसकी जो आधिकारिक भाषाएं हैं वो कौन कौन सी है? संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा, क्या बोलते हैं उसको? आधिकारिक, आधिकारिक भाषाएं इसकी कौन कौन सी हो जाएंगी? तो आधिकारिक जो भाषाएं हैं वो हो जाएंगी इसकी संयुक्त राष्ट्र की, एक तो अरबी हो जाएगी, अरबी, चीनी, फ्रांसीसी। ठीक है, और कौन सी हो जाएगी? अरबी हो गई, फ्रांसीसी हो गई, चीनी हो गई, रूसी होगी, स्पेनिश हो गई। ठीक है, रूसी, स्पेनिश। 1 2 3 4 5 हुई, एक और रह गई भाई। कौन सी रह गई? और कौन सी थी? एक और थी यार, याद नहीं आ रही अभी। अरबी हो गई, चीनी हो गई, अंग्रेजी नहीं हुई ना? अंग्रेजी नहीं हुई। हाँ, अंग्रेजी नहीं हुई।
तो ये हो गई भाई 6 भाषाएं। तो ये इसकी आधिकारिक भाषाएं हैं संयुक्त राष्ट्र की। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 24 में बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक जो है दिल्ली में स्थित नहीं है। कुतुब मीनार बिल्कुल दिल्ली में है, अगरसेन की बावड़ी ये भी दिल्ली में है, लाल किला ये भी दिल्ली में है। तो बचा पंचमहल। पंचमहल जो है ये कहाँ पर अवस्थित है, ये तो ये है फतेहपुर सीकरी में। फतेहपुर सीकरी किसने बनवाया था भाई, महान अकबर ने बनवाया था। अकबर की स्थापना अकबर की स्थापना की बात करूं, अकबर किस वंश से संबंध रखते थे, तो ये किस मुगल साम्राज्य से ये संबंध रखते थे। यहाँ पे लिख देता हूँ मुगल साम्राज्य, मुगल साम्राज्य। ठीक है, नींव किसने डाली थी, बाबर ने डाली थी। बाबर के बाद उत्तराधिकारी कौन बना, तो बाबर के बाद उत्तराधिकारी बना हुमायूं। हुमायूं के बाद अकबर बना, अकबर के बाद जहांगीर बना। ठीक है, ऐसे जो ये चलती रहेगी। जहांगीर के बाद आपको शाहजहां आगे देखने को मिलेगा। ठीक है, शाहजहां। ठीक है, ऐसे ही चीज़ें आपको याद रखनी है। उसके बाद जो है हम और जो थोड़ी बहुत और जानकारी बता देता हूँ मैं आपको। पंचमहल कहाँ पर अवस्थित है, फतेहपुर सीकरी के अंदर अवस्थित है। निर्माण अकबर के द्वारा हो गया। दिल्ली का लाल किला कहाँ किसने बनवाया था, तो दिल्ली का जो लाल किला है, कहाँ गया लाल किला, ये रहा दिल्ली के अंदर अवस्थित है। ये किसने बनवाया था, तो ये शाहजहां ने बनवाया था भाई। ठीक है, दिल्ली के अंदर ये शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। 1638 में बनना स्टार्ट हुआ था। कब पूरा हुआ था, 1648 में जो है ये बनकर तैयार हो गया था। बात करूं कुतुब मीनार की, तो कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था, तो कुतुब मीनार का जो निर्माण है ये कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा करवाया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा जो है इसका निर्माण करवाया गया था और 1199 में इसकी नींव रखी थी भाई। 1199 में इसकी नींव रखी थी। किसकी नींव रखी थी, कुतुब मीनार की जो है नींव रखी गई थी। ठीक है, इतनी जानकारी आपको इस क्वेश्चन के बारे में होनी चाहिए। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है इसको पूरा नहीं करवा पाया था कुतुब मीनार को। इसके बाद जो है इसके अंदर 3 से 4 बिल्डिंग किसने बनवाई थी, इल्तुतमिश ने भी इसके अंदर 3 मंजिल बनाई थी। उसके बाद आप तुगलक जो वंश आएगा आगे उसको देखेंगे, फिरोज शाह तुगलक ने भी जो है इसके अंदर 5वीं मंजिल बनवाई थी। ठीक है, इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है क्वेश्चन नंबर 25 में, मार्च 2019 में इनमें से किसे आएगा, यहाँ पे किसे भारत का पहला लोकपाल नियुक्त किया गया था, तो पिनाकी चंद्र घोष को जो है 2019 में भारत का पहला लोकपाल नियुक्त किया गया था। तो ये भारत के पहले लोकपाल की बात हो गई। भारत के पहले लोकपाल पिनाकी चंद्र घोष को 2019 को जो है नियुक्त किया गया था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो लोकपाल बिल है ये किसके लिए होता है, जो सरकारी कर्मचारी होते हैं उनमें जो भ्रष्ट होते हैं, भ्रष्टाचार फैला होता है अंदर भी सरकारी कर्मचारियों में, उसी को जो है पकड़ने के लिए या फिर अंदर छानबीन करने के लिए लोकपाल की जो है लोकपाल का पद जो है बनाया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 में बोला गया है सतनधारियों से संबंधित इनमें से कौन सा कथन गलत है। तो सतनधारियों से संबंधित जो है इनमें से कौन सा कथन जो है गलत हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इनके हृदय में 3 प्रकोष्ठक होते हैं सतनधारियों में। ये जो है ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 27 में बोला गया है जो कि मीराबाई से संबंधित है, और मीराबाई जो है ये हमारी कृष्ण भक्त और जो है भक्ति आंदोलन की प्राणनाता थी। उसके बाद जो है मीराबाई कहाँ की राजकुमारी थी, तो ये मेड़ता की राजकुमारी थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। इनका जन्म जरूर आपको याद रखना है, जन्म जो है इनका कब हुआ था, 1498 में जो है इनका जन्म हुआ था। 1498 में इनका जन्म हुआ था। मृत्यु इनकी कब हुई थी, मृत्यु जो है इनकी हुई थी मृत्यु कब हुई थी इनकी याद नहीं आ रहा, 1546-47 के आसपास मृत्यु हुई थी भाई इनकी, 1546। तो देख लेना भाई, एक बार अपडेट कर लेना। वैसे ये पूछता नहीं है, मैंने आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ, जन्म और जो है मृत्यु इनकी कब हुई थी, तो ये आपको याद रखना है। राजस्थान के मेड़ता में जो है इनका जन्म हुआ था। ठीक है, राजस्थान के मेड़ता में जो है इनका जन्म हुआ था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 28 में बोला गया है किस निर्णय ने संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत निर्धारित किया। तो किस निर्णय ने जो है संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत निर्धारित किया था, तो ये केशवानंद भारती केस था। यहाँ पे इसी केशवानंद भारती केस ने जो है मूल संरचना का जो है सिद्धांत निर्धारित किया था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 29 पर। क्वेश्चन नंबर 29 में बोला गया, काफी इजी क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है, सत्य शोधक समाज की स्थापना जो है
सॉरी, सत्यशोधक समाज की जो स्थापना है वो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ज्योतिबा फूले के द्वारा की गई थी। और जो ये सत्यशोधक समाज की स्थापना ये कब की गई थी, तो ये 24 सितंबर 1837 को की गई थी। 24 सितंबर 1837 को जो है ये सत्यशोधक की समाज की जो है स्थापना की गई थी। और किसके द्वारा की गई थी, ज्योतिबा फूले के द्वारा जो है ये स्थापना की गई थी। ये जानकारी जो है आपको याद रखनी है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इनमें से किस वर्ष में भारतीय संविधान के 86वें संशोधन माध्यम से अनुच्छेद 21A शामिल किया गया था, जिसके तहत 6 से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा जो है प्रावधान का मौलिक अधिकार माना गया है। 2002 आ जाएगा भाई, 2002 ये रहा 2002। ऑप्शन नंबर ए में ही है। क्वेश्चन नंबर 30A का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा। काफी घिसा पिटा सवाल है, काफी इजी क्वेश्चन है, हर वनडे एग्जाम्स में घूम फिर के इस क्वेश्चन को पूछ लेते हैं भाई। ये 3-4 टर्म जो है आपको याद रखनी है। एक तो 86वां संशोधन अधिनियम आपको 86वां संशोधन अधिनियम आपको याद रखना है। एक आपको याद रखना है अनुच्छेद 21A आपको याद रखना है, ठीक है। और एक आपसे पूछा जा सकता है 6 से 14 वर्ष। तो इन तीनों में से ही घुमा फिरा के पूछता है, या तो कई बार जो है 2002 यहाँ पे, या तो कई बार आपसे पूछ लेगा भाई कौन सा संविधान संशोधन था, तो आपको 86वां बताना पड़ेगा। या फिर आपसे अनुच्छेद पूछ लेगा, अनुच्छेद कौन सा था, तो भाई अनुच्छेद 21A था। या फिर आपसे एज ग्रुप पूछ लेगा कौन सा था, तो 6 से 14 वर्ष था। इन्हीं में घूम फिर के जो है पूछता रहता है, इस क्वेश्चन को बार बार रिपीट करता रहता है। पता नहीं क्या इनका जो है ये फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 को देख लेते हैं। 31 में क्या कहा गया है, रोगजनक सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकने वाली दवाओं को क्या कहा जाता है। तो रोगजनक सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकने के लिए दवाओं को क्या कहा जाता है, तो एंटीबायोटिक्स जो है इनको बोला जाता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 32 में बोला गया राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का जो अध्यक्ष है वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। काफी इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 33 में बात करें तो मानवाधिकार दिवस प्रति वर्ष किस तिथि को जो है मनाया जाता है। तो विश्व भर में जो मानवाधिकार दिवस है ये प्रति वर्ष किस तिथि को जो है मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है भाई 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। विश्व मानवाधिकार दिवस जो है ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। 33 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 के अंदर। 4 में बोला गया क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, तो कौन से होते हैं भाई। अगर बैंकिंग वाला तो मुझे नहीं लगता कोई ये वीडियो देख रहा होगा बैंकिंग वाला। ये क्षेत्रीय बैंक कौन से होते हैं, ये आरआरबी होते हैं भाई। जो आरआरबी की वैकेंसी निकलती है ना आपकी गाँव में, जो बैंक होती है उनमें जो आरआरबी के दुनिया जान के फॉर्म भरते हैं, तो ये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को ही आरआरबी बोला जाता है। इनकी स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो ये 1975 कब की गई थी, 1975 में ही की गई थी, ठीक है। 1975 में की गई थी। आप कैसे याद रख सकते हैं, जो शोले फिल्म थी ना गब्बर वाली, वो कब आई थी, 1975 में ही आई थी भाई, ठीक है। और एनटीपीसी की स्थापना कब हुई थी, एनटीपीसी की स्थापना, क्योंकि एनटीपीसी का भैया फॉर्म भर रहे हैं, तो एनटीपीसी की स्थापना कब हुई थी, ये भी 1975 में हुई थी, ठीक है। ऐसी चीज़ों को जो है आपको याद रखना पड़ेगा। ये आरआरबी की स्थापना है 1975 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 34 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और ये किसके कार्यकाल में हुई थी, इंदिरा गांधी के कार्यकाल में हुई थी। इंदिरा गांधी, ठीक है। इंदिरा गांधी के कार्यकाल, इंदिरा गांधी सरकार के कार्यकाल में नरसिम्हा समिति की सिफारिश पर, यह भी याद रखना, इंदिरा गांधी के कार्यकाल में नरसिम्हा समिति, ठीक है। ये नरसिम्हा समिति ने 1975 को 5 आरआरबी की स्थापना की गई थी, ठीक है। 5 आरआरबी की जो है ये स्थापना की गई थी, ये चीज़ याद रखना। उसके बाद याद रखें उनमें से किसकी मृत्यु चौगान खेलने के दौरान हुई थी। सबसे पहले आपको याद रखना मृत्यु कब हुई थी, 1206 में हुई थी। किसकी हुई थी, कुतुबुद्दीन ऐबक की जो है मृत्यु हुई थी। क्वेश्चन नंबर 35 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। और ये किस वंश से संबंधित रखते थे, ये मामलुक वंश से संबंधित रखते थे। मामलुक या फिर आप कह लीजिएगा गुलाम वंश, गुलाम वंश, ठीक है। गुलाम वंश के बाद आपको कौन सा देखने को मिलेगा, खिलजी वंश देखने को मिलेगा, ठीक है। खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी, कि तो खिलजी वंश की स्थापना की थी जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा की गई थी, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी नहीं, जलालुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी कौन थे, अलाउद्दीन खिलजी इनके जो है अलाउद्दीन खिलजी के ये जलालुद्दीन खिलजी कौन थे, तो ये चाचा और इनके जो ससुर थे ये दोनों ही ये थे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 36 में बोला गया है
इनमें से किसे जनवरी 2021 में भारतीय चुनाव आयोग का उपचुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो ये भाई सबसे पहले भारतीय चुनाव आयोग की बात हुई है, तो इसके बारे में आप जान लीजिएगा। भारतीय चुनाव आयोग स्थापना कब हुई थी भाई? स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को। ठीक है, हर साल 25 जनवरी को ही हम जो है मतदाता दिवस मनाते हैं, 25 जनवरी को। उसके बाद आप क्या याद रख सकते हैं, किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? तो ये भाई अनुच्छेद 324 के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 324 के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उमेश सिन्हा 2021 में भारतीय चुनाव आयोग का उपचुनाव आयुक्त जो है नियुक्त किया गया था। वर्तमान की बात करें तो भाई वर्तमान में इसके मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो राजीव कुमार है भाई, राजीव कुमार वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त। ठीक है भाई, ये जानकारी आपको रखनी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, 3 सदस्य होते हैं इसमें ये भी रखना, एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है और 2 जो है सिंपल जो है बंदे होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 में कहा गया नेशनल सेंटर फॉर सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशन द्वारा विकसित पहला वेब ब्राउजर कौन सा था? तो पहला वेब ब्राउजर जो है ये कौन सा था? तो ये था भाई मोजेक था। नेशनल सेंटर फॉर सुपर कंप्यूटर एप्लीकेशन द्वारा विकसित किया गया था पहला जो है मोजेक वेब ब्राउजर था। क्वेश्चन नंबर 37 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 38 में बोला गया है संयुक्त राष्ट्र के चौथे महासचिव कर्ट वेल्डहेम किस देश के भूतपूर्व राष्ट्रपति हैं? तो ये जो संयुक्त राष्ट्र के चौथे महासचिव कर्ट वेल्डहेम थे, ये किस देश के भूतपूर्व राष्ट्रपति थे? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रिया के ये भूतपूर्व राष्ट्रपति थे। लास्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 39 की, दिसंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन थे? तो 2020 की बात करें तो 2020 में जो है ये कौन से थे? ऑप्शन नंबर कौन थे भाई इसके? ऑप्शन नंबर डी, स्कॉट मॉरिसन थे। ठीक है, स्कॉट मॉरिसन 2020 तक प्रधानमंत्री थे, लेकिन वर्तमान इसके प्रधानमंत्री कौन हो जाएंगे? 2025 में इसके प्रधानमंत्री कौन है? तो ये हैं एंथनी एल्बनीज। अल्बनीज। तो ठीक है, ये आप याद रखना, वही वर्तमान का याद रखना, एंथनी एल्बनीज। ठीक है, ये वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं। तो ये जो है टॉप 40 क्वेश्चन हमने देखे हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। बस आपको लाइक करना है और शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा। जिस भी ग्रुप से आप जुड़े हो तो प्लीज़ मेरे लिए इतना कर देना भाई कि शेयर कर देना सभी ग्रुप्स में। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रही हूँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन बटन को टैप कर लेना, ताकि समय पर आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। और फ्री PDF के लिए जो है आप टेलीग्राम को जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि सारी PDF और करंट अफेयर से जितनी भी पिक्स हैं आपको प्रोवाइड हो सके। कोई भी आपका डाउट है, क्वेरी है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, या कोई सजेशन देना चाहते हैं तो भी आप कमेंट प्लीज कर दीजिएगा, जिससे मुझे पता चल सके कि मेरी गलतियां क्या है और मैं उनके ऊपर काम कर सकूं। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।